कितने पहले हमने देखा था कि जो हमारा कार्टेशियन वाला था उसमें एक सर्वो मोटर, एक डीसी मोटर या फिर कोई एक मोटर से या फिर हाइड्रोलिक से हम उसे कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि आपको इसमें 6 लीनियर एक्चुएटर्स यूज़ करने होंगे, ठीक है? जो लोग आईओटी में थे उनको पता है कि एक्चुएटर मतलब क्या कि कोई भी हमें एक फिजिकल फोर्स प्रोवाइड करने वाला बट इन अ कंट्रोल्ड वे, तो वो हो गया हमारा एक्चुएटर। तो जो हमारे पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें 6 लीनियर एक्चुएटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। कैसे? देखिए, तो 1, 2, 3 तीनों आर्म पे फिर यहाँ पे भी हम उसे कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। तो इसमें कितने एक्चुएटर्स रिक्वायर्ड होते हैं? मिनिमम हमें 6 एक्चुएटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है? तो ये एक हो गया मैकेनिज़्म के हिसाब से कि कार्टेशियन और पैरेलल कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें एक और बात आती है कि अ, हम ये क्यों मतलब प्रेफ़र करें? अगेन वही बात कि हम ये वाली जो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्यों प्रेफ़र करें? तो इसके जो जो प्लस पॉइंट्स होते हैं उसमें फर्स्ट प्लस पॉइंट होता है हाई स्पीड, ठीक है? तो जो इसका पहला फर्स्ट पॉइंट हुआ कि ये इसकी जो स्पीड होती है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को लोकेट करने की स्पीड वो हाई होती है। दूसरा, इसमें जो प्रिसिज़न होता है हमारा कि अगर इसे आप ये मान लीजिए जो आजकल जो न्यू मैकेनिज़्म पे डिपेंड हैं, जो हम एक्चुएटर्स यूज़ कर रहे हैं, आप 0.1 सेंटीमीटर का एक प्रिसिज़न लेके चल सकते हो कि एक एक जो आपके पास पैरेलल रोबोट होगा वो 0.1 सेंटीमीटर तक का प्रिसिज़न आपको प्रोवाइड करता है। और भी हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉज़ीज़ आ गई हैं जिसमें तो प्रिसिज़न इससे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली कि 0.001 0.00001 ठीक है? तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट हो गया कि इसकी जो स्पीड होती है वो हाई होता है और इसका जो प्रिसिज़न होता है वो भी हाई होता है, ठीक है? अब इनका हम यूज़ कहाँ करते हैं? कल हमने देखा था कि जो हमारे कार्टेशियन थे वो हम मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते थे या फिर कोई हैवी पेलोड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए यूज़ करते थे। सिमिलर टू दैट इसका हम जो यूज़ करते हैं आप लोगों ने देखा होगा कहीं न कहीं यूट्यूब वीडियो पे एक चीज़ होती है फ्लाइट सिम्युलेटर। आई होप आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई पायलट होता है या फिर फाइटर जो जेट होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पे ना वो सिम्युलेटर्स यूज़ करते हैं और इस इट विल फ्लाइट ठीक है? तो वहाँ पे वो सिम्युलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है? तो वो सिम्युलेटर कंट्रोल किससे होते हैं? वो सिम्युलेटर कंट्रोल होते हैं एक पैरेलल रोबोट से। उनके जो अगर वहाँ पे कोई एक बॉक्स है जिसके अंदर कोई पायलट बैठा हुआ है, तो उसके नीचे एक पैरेलल रोबोट होता है जो उसे कंट्रोल करता है। तो ये एक इसकी होगी एप्लीकेशन कि जो हमारे पैरेलल रोबोट होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होते हैं? फ्लाइट सिमुलेटर्स बनाने में, ठीक है? और भी इसके जो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि इसको आप फ्लाइट सिमुलेटर में जो आजकल तो ख़ैर चलिए एक पेज ऐड करते हैं। हमारे पास गेम भी ऐसे आ गए हैं कि जब भी हम 3D, 4D में बात करते हैं कि अगर हम मूवी भी देख रहे हैं तो हमारी जो सीट होती है, वो भी मूव कर रही होती है ना? और कई बार जो आप का रेसिंग गेम होते हैं, बाइक रेसिंग गेम होते हैं, ठीक है? तो व बाइक रेसिंग गेम वगैरह में भी जो हमारी बाइक होती है, वो भी मूव कर रही होती है, तो वो सब किससे कंट्रोल हो रहे होते हैं? वो कंट्रोल हो रहे होते हैं पैरेलल रोबोट से, ठीक है? तो ये हो गया हमारा एक और क्लासिफिकेशन रोबोट्स का। इसका और हमने देखा कि इसके एडवांटेजेस क्या थे? हाई स्पीड देता है और इसका हाई प्रिसिजन होता है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं इसका एक और चलिए इससे पहले ये भी देख लेते हैं कि हम इसको हर जगह यूज़ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप तो देखेंगे कि इसके अल्टरनेटिव्स भी हैं हमारे पास कि पैरेलल रोबोट के बजाय हम और भी टाइप के रोबोट होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। इसमें ना जब भी आपने देखा कि वहाँ पे 6 लीनियर एक्चुएटर्स की रिक्वायरमेंट होती है एक पैरेलल रोबोट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? तो इसमें एक डेडिकेटेड रोबोट कंट्रोलर, ठीक है? इन एडिशन
to the, I will write the full line master controller like PLC। ठीक है, अब ये क्या हुआ, PLC या फिर हम यहाँ पे PCs भी यूज करते हैं। यानी कि जब भी हम कोई एक जब हमने देखा था कि हम नॉर्मल कार्टेशियन रोबोट बना रहे थे, उसमें कोई डेडिकेटेड रोबोट कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन जब हम बात करेंगे कि पैरेलल रोबोट की, देन वी रिक्वायर अ डेडिकेटेड रोबोट कंट्रोलर। किस लिए? इन एडिशन टू द लाइन मास्टर कंट्रोलर लाइक PLC PCs, ये तो होंगे ही उसमें, बट उसके साथ में हमें एक रोबोट कंट्रोलर की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब वो रोबोट कंट्रोलर क्या होता है, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि हम रोबोट कंट्रोलर क्या होते हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यही आप अभी फिलहाल समझिए कि पैरेलल रोबोट्स जो होते हैं उनका एक ही डिसएडवांटेज समझ लीजिए, या फिर व्हाई वी डोंट यूज देम इन अ नॉर्मल डे टू डे लाइफ, वो यही होता है क्योंकि इसमें एक रोबोट कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। इसी में आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि और हमारे कौन से थे, सिलिंड्रिकल। चलिए इस पे देख लेते हैं, सिलिंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। सिलिंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, सिलिंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने जब कोऑर्डिनेट सिस्टम मैथ में पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है पैरेलल, सिलिंड्रिकल और एक और होता है थर्ड वन स्फेरिकल। तो उन्हीं तीनों जो हमारे सिस्टम होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, उन्हीं तीनों पे ही जो फंक्शनिंग होती है उसी से डिफाइन होते हैं रोबोट के टाइप्स, तीन टाइप के, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। सिलेंड्रिकल में क्या हो गया कि जब हम ने कार्टेशियन देखा तो उसकी एक्सिस ये थी, लेकिन लेट मी अगेन एन एग्जांपल, हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेंड्रिकल रोबोट। ठीक है, तो ये देखिए, आई होप ये आपको दिख रहा होगा। तो सिलेंड्रिकल रोबोट में क्या हो गया कि अब जो ये रोबोट है वो पहले तो वो ऊपर और नीचे, यानी कि या तो वाई डायरेक्शन, हम इसे वाई ही लेते हैं, वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, एक्स में भी मूव कर सकता है, और वो एक और फंक्शन ऐड हो जाता है, दैट इज अ रोटेशन। यानी कि जब हम जैसे कोऑर्डिनेट पढ़ते थे, आपको अगर पता है कि हम जो कार्टेशियन में एक्स वाई लिखते हैं तो उसमें एक और थीटा आ जाता है सिलेंड्रिकल में। ठीक है, और स्फेरिकल में फाई आ जाता है, उसमें तीन हो जाते हैं। तो ऐसे ही सिलेंड्रिकल में इसमें हम तीन मूवमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज रोटेशन, कि अगर ये कोई रोबोटिक सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेस पे, ये बेसिक है, इतना नहीं होती है। फॉर जनरल नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि कौन सा रोबोट किस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक हमारा सिलिंड्रिकल रोबोट। और इस पर अगर बात कर लें तो आप ऐसे समझिए कि इसमें हम कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो आपने जो मैथ में पढ़ा था सेम वही होते हैं। और जब आप देखेंगे रोबोटिक्स में, अगर हम एमटेक वगैरह देखते हैं रोबोटिक्स में, तब वहाँ पे ये डिटेल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि रोबोटिक्स में आप ये मान लीजिए 30-40% से भी ज़्यादा मैथ रिक्वायर्ड होती है, और दैट इज द सेम। यही कोऑर्डिनेट से सिस्टम्स होते हैं, फिर उसमें काइनेमेटिक्स होती है, फिर उसमें आप और आगे जाएंगे तो यही कि जॉइंट होते हैं, वो सबको कैसे मैनेज करते हैं, दैट इज अ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसलिए रोबोटिक्स में हम जब बात करते हैं तो सिर्फ सेंसर्स और या फिर मोटर्स, ड्राइवर्स, ये सब नहीं होते हैं। रोबोटिक्स में मैथमेटिक्स भी होती है, क्योंकि वहाँ पे हमें प्रिसीजन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलिंड्रिकल रोबोट, जो सिलिंड्रिकल कार्टेशियन सिस्टम पर डिपेंड करता है। अब एक और हम इसी पे ही देख लेते हैं कि स्फेरिकल कैसा होता है। सो स्फेरिकल रोबोट। ठीक है,
तो इसमें कौन सा ठीक है? ये ठीक। स्फेरिकल रोबोट में क्या हो गया कि अब हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। आपको अगर पता होता है कि हम स्फेरिकल में थीटा और फाई, एक और हमें एंगल आ जाता है। तो सेम, अब ये कहीं भी मूव कर सकता है। आपको दिख रहा होगा कि ये कहाँ-कहाँ मूव कर सकता है। ये डॉटेड लाइन है, ये इसके मूवमेंट का जो एरिया है वो डिफाइन कर रहा है कि ये जो रोबोटिक आर्म है ये कहाँ-कहाँ जा सकती है। जनरली जो भी हम यूज़ करते हैं या फिर जितने भी आप देखते हैं जो कंपनीज में रिक्वायर्ड होते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनीज हो, अगर उनको कोई ऐसा काम करना है जो रिप्लेस करता है एक ह्यूमन को, या फिर अगर मैं सिंपल बोलूँ एक ह्यूमनॉइड आर्म बनाने के लिए जो हम रोबोट रिक्वायर्ड होता है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे होता है, और उसको हम वही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट रोबोट बोलेंगे। ठीक है, या फिर एक और इसको बोल सकते हैं पोलर रोबोट्स भी हम इसको बोल लेते हैं, क्योंकि एक हमारे उसी का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो हमने सिलेंड्रिकल देख लिया, हमने फिर स्फेरिकल भी देख लिया। इसमें आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो फिर बोलिए, क्योंकि ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है रोबोट्स का कि डे टू डे लाइफ में जो भी हमने रोबोट्स देखे हैं वो किस टाइप के रोबोट होते हैं। क्योंकि हर एक को रोबोट बुलाना, एक नॉर्मल इंसान होगा उसको दिखेगा कि सारी चीजें रोबोट है, बट एज अ रोबोटिक्स इंजीनियर या फिर आप अगर रोबोटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो रोबोट कौन सा है। ठीक है, क्योंकि आपको क्लासिफाई कर पाएंगे, अगर आप क्लासिफाई कर पाएंगे तो अपनी नीड के हिसाब से वो चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से देख लिया और कन्फिग्रेशन के हिसाब से भी देख लिया। हमने देखा कार्टेशियन, पैरेलल, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। इसी में ही एक और आता है, um, that is articulated robots। ठीक है, आरटी। ठीक है, तो एक और हम इसमें नया रोबोट का टाइप या कॉन्फ़िगरेशन आप बोल लीजिए, जो होता है आर्टिकुलेटेड रोबोट्स। आप इसको अगर डिफाइन करें तो आप ऐसा समझिए कि अन आर्टिकुलेटेड रोबोट कैन बी डिफाइंड एज अ रोबोट विद रोटरी जॉइंट। जॉइंट हम आगे देखेंगे किस टाइप के होते हैं, पर जो आर्टिकुलेटेड होते हैं उसमें जो जॉइंट होता है वो होता है रोटरी जॉइंट। ठीक है, अब इसमें भी जरूरी नहीं है कि हमारे पास दो जॉइंट हो, तीन जॉइंट हो, ये वेरी कर सकता है। ठीक है, अगर ये हो सकता है इसमें टू जॉइंट भी हो। जॉइंट इन सेंस आप यही समझिए कि अगर ये आर्म है तो एक यहाँ पे जॉइंट हुआ, फिर इस पे यहाँ पे एक जॉइंट हुआ, फिर एक और आर्म का जो मेन पॉइंट है जो चीजों को कांटेक्ट में रखता है वो ये हुआ, तो इसमें दो जॉइंट हो गए। तो ये किस टाइप के रोबोट हो जाते हैं? ये हो जाते हैं आर्टिकुलेटेड रोबोट्स। ठीक है, और जो हमारे पास मैक्सिमम अभी तक रोबोट के हमारे पास जो मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, तो उसमें मैक्सिमम अभी तक हम 10 तो यूज कर चुके हैं, 10 जॉइंट्स इन अ सिंगल आर्म। तो आप समझ सकते हैं कि वो रोबोट कितने टाइप के मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो हमारा हैंड होता है उसमें भी आपको पता है कि एक, दो और तीन जॉइंट ही होते हैं अगर हम रिस्ट की जॉइंट को भी काउंट करें। बट जो रोबोटिक आर्म हमने बनाई है अभी, ठीक है, कि भी अगर आप एप्लीकेशन की बात करें तो इसका जो एप्लीकेशन होता है वो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब कंपनी में कोई चीज़ आप मैन्युफैक्चर होके आई या फिर पैकेट्स आए, अब उन पैकेट्स को मैनेज करना है, उनको पिक करके किसी अलमीरा में लगाना है या फिर कोई सिस्टम है, यहाँ पे रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो उसके लिए ये वाले टाइप की आर्म्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ज़्यादातर ये भी यूज़ होते हैं, वो आपने देखा होगा कि टीवी पे भी दिखाते हैं, जब हम फूड कंपनीज़ की बात करें या फिर फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की, जैसे कोई बेकरी हो गई, बेकरी में भी ये टाइप के जो बड़ी बेकरीज़ होती हैं, वहाँ पे भी ये टाइप की मशीन्स लगी होती हैं, जो एक जगह से पिक करके दूसरी जगह पे रखते हैं एज़ अ रोबोटिक आर्म। ठीक है? इनकी अगर एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस वही सेम कि इनकी भी हाई स्पीड होती है,
उनका जो वर्किंग एनवेलप होता है, यानी कि किस एरिया तक काम कर सकते हैं, उसको हम एक टेक्निकल टर्म होता है हमारे पास रोबोटिक्स में, वर्किंग एनवेलप। तो इनका जो वर्किंग एनवेलप होता है ड्यू टू द जॉइंट्स लार्ज होता है, ठीक है। बाकी सारे जो भी आपने टाइप देखे उनका एक डिफाइंड एरिया होता है, बट इन टाइप के रोबोट्स का जो वर्किंग एनवेलप होता है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हो गया। तो हमने अभी काफ़ी टाइप के रोबोट्स देख लिए। अब हम बस इतना ही बहुत है हमें, कि इससे ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड नहीं होता। आई वाज थिंकिंग कि आई विल टेल यू अबाउट द ओनली 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लासिफिकेशन, बट ये 2 भी रिक्वायर्ड थे, आर्टिकुलेटेड और पैरेलल, तो हमने वो भी ऐड ऑन किए। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नई चीज़, दैट इज़ रोबोट आर्किटेक्चर, ठीक है। तो अब जो हमारा रोबोट होता है उसकी आर्किटेक्चर कैसी होती है, कि अगर कोई एक रोबोट आप बनाने जा रहे हो, या फिर कोई, कल भी मैंने बोला था रोबोट मतलब कोई भी मशीन, ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमनॉइड रोबोट की हम बात करें। तो कोई भी अगर आप रोबोट बनाने जा रहे हो तो उसका आर्किटेक्चर कैसे बना होता है और किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो उसमें जो मेन बातें आती हैं, उसमें एक पहली चीज़ होती है जॉइंट एंड लिंक्स कि आर्किटेक्चर में एक पहली बात तो आई जॉइंट एंड लिंक्स। इन्हीं में ही एक और चीज होती है डीओएफ। आप सबने सुना होगा डीओएफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमें किससे मिलती है, ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन जॉइंट एंड लिंक्स। तो रोबोट का जो आर्किटेक्चर होता है उसमें हम ज़्यादा तो नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि फिर इसी में ही पूरा वीक लग जाएगा। हम इसमें जो मेन पॉइंट है हमारा वो है जॉइंट एंड लिंक्स, कि रोबोट की जो जॉइंट एंड लिंक्स होते हैं वो क्या होते हैं, और वो कितने टाइप के हम उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्रिएट कर सकते हैं, और वो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं लिंक एंड जॉइंट्स का। वेट अ मिनट, आई विल इंसर्ट अ फोटो हियर। ओके, ठीक है। तो आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। देखिए, तो ये एक इमेज है जिसमें हम लेट, आई गेस ये दिख रहा होगा, भी हम जूम करते हैं, ठीक। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के हमारे पास होते हैं जॉइंट्स, जिनके अलग अलग नाम होते हैं। तो इनमें सबसे पहला आता है वो है रिवोल्यू, ठीक है। तो ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमें रिलेटिव रोटेशन अबाउट वन एक्सिस, यानी कि या तो हमें एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, इनके अलावा अगर हमें कहीं पे भी मोशन चाहिए, यहाँ पे इस टाइप से, अगर हमें किसी एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कराना है, वहां पे हम जो जॉइंट यूज करेंगे उसका नाम क्या होगा, रिवोल्यूट जॉइंट, ठीक है। अब इसमें एक और नेक्स्ट आता है जो है सिलेंड्रिकल जॉइंट। सिलेंड्रिकल जॉइंट आप ऐसे समझिए कि जैसे कि आपने देखा था पीछे, हम एक रोबोट का टाइप देख रहे थे, तब वो जो रोबोट था हमारा एक्स वाई और रोटेशन, यानी कि वो ऊपर नीचे भी हो सकता था, यानी कि एक्स वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है,
वो एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है और वो रोटेट भी हो सकता है, ठीक है। तो सिमिलरली सिलिंड्रिकल जॉइंट्स जहाँ पे हमें चाहिए होते हैं वो हम तभी यूज करेंगे कि अगर हमें एक रोबोट को मूव कराना है एक्स एक्सिस में और हमें सेम टाइम पे उसको रोटेट भी कराना है। यानी कि ये आप ऐसे मान लीजिए ये हमारी वाई एक्सिस है, रोबोट हमारा इस पे कुछ लगा हुआ है, हम अगर यहाँ पे जॉइंट बनाएंगे तो वो रोबोट का जो जॉइंट है वो ऊपर नीचे भी जा सकता है और वो 360 डिग्री रोटेट भी कर सकता है, ठीक है। तो वहां पे हम कौन सा जॉइंट यूज करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं सिलिंड्रिकल जॉइंट। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक जॉइंट्स की अगर बात करें तो ये सिर्फ हमें एक वन एक्सिस के अराउंड मूवमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये हमें प्रोवाइड कराता है रिलेटिव ट्रांसलेशन, इसमें लिखा है अबाउट वन एक्सिस। ये डायग्राम में भी आप देख सकते हो, आई होप आपको दिख रहा होगा कि एक्स और वाई डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ जब हमें रोटेशन, यहाँ था सिलेंड्रिकल में कि रोटेट भी हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्टेड होता है कि रोटेशन नहीं होगा, देयर विल बी ओनली ट्रांसलेशन, ठीक है, द मूवमेंट अराउंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। नेक्स्ट हम देखेंगे स्फेरिकल, ओके। तो अब आपने देखा होगा कि जो भी हम ह्यूमन बॉडी होती है उसमें किस टाइप के जॉइंट होते हैं, तो सेम स्फेरिकल ही आप इसमें दिख भी रहा है कि अब हमारे पास फ्री हो गए कि हम 3 डिग्रीज मिल जाते हैं या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी बढ़ गई, यानी कि अलाउ 3 डिग्री ऑफ रोटेशनल फ्रीडम अबाउट द सेंटर ऑफ द जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कि ये टाइप के जॉइंट होते हैं जो जनरली हम ह्यूमनॉइड रोबोट्स में ही रिक्वायर्ड होते हैं और वहां पे ही हम इनको यूज करते हैं, किनको, स्फेरिकल जॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट ये है प्लानर जॉइंट। इसमें क्या होता है कि रिलेटिव ट्रांसलेशन होना प्लेन के, आपने जैसे देखा था ना वो कार्टिशियन वाला, तो अगर वो कार्टिशियन का एक लाइन की बजाय अब हमारा प्लेन हो गया, पूरा प्लेन ही रोटेट कर रहा है इधर उधर, ऐसे ही ये आप एक प्लेन मान लीजिए और ये प्लेन ट्रांसलेट कर रहा है कभी यहाँ कभी यहाँ, तो उस टाइप के रोटेशन सॉरी मूवमेंट के लिए अगर हम कोई जॉइंट रिक्वायर्ड होगा वो होगा हमारा प्लानर जॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे टोटल टाइप ऑफ जॉइंट्स होते हैं जो हमें रोबोटिक्स में देखने के लिए मिलते हैं या फिर जिनको हम यूज करते हैं अपनी मशीन्स को बनाने के लिए अपनी मैकेनिज्म के हिसाब से, ठीक है। तो ये एक हो गया कि हमारे पास कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं। अगर मैं बात करूं लिंक्स की, तो आप ऐसे समझ लीजिए लिंक को अगर मैं एक लाइन में अगर डिफाइन करूं तो द इंडिविजुअल बॉडीज दैट मेक अप अ रोबोट आर कॉल्ड लिंक्स। ये इसकी एक डेफिनेशन होती है कि इंडिविजुअल बॉडीज दैट मेक अप अ रोबोट इज कॉल्ड लिंक्स। लिंक्स में और अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि इसका हम किस टाइप के होते हैं लिंक्स, तो अगर हम बात करें एक काइनेमेटिक व्यू की या फिर सीधा हम देखते हैं केबल्स की, बेल्ट की बात करते हैं हम, कल भी हमने देखा था, तो ये सब क्या हो गए, ये सब हमारे काम आते हैं रोबोट की एक बॉडी क्रिएट करने के लिए या फिर रोबोट की जो हमने जॉइंट देखा था उन जॉइंट को कंट्रोल करने के लिए। वो सब क्या होते हैं हमारे पास, लिंक्स, या तो ये केबल्स हो सकते हैं, ये बेल्ट्स भी हो सकते हैं। कल हमने एक और वर्ड था कि स्क्रू भी एक लिंक हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे टाइप अगर आप ऐसे डिफाइन करेंगे, सिंगल लिंक, डबल लिंक, तो उतना हमें नहीं है रिक्वायर्ड, हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आपको आई गेस क्लियर हो गया होगा कि रोबोट के जो हमने अभी तक टाइप देखे और फिर हमने जॉइंट और लिंक्स की बात की। अभी तक किसी को कोई डाउट, कोई अगर कुछ नहीं समझ आया हो? देखिए ये बेसिक थ्योरी है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, बट डोंट वरी अबाउट दैट, ये हमें बस आज तक ही करना है, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये रिक्वायर्ड होता है आपकी एक रोबोटिक्स के बेसिक्स
क्लियर करने में कि कितने टाइप और कैसे रोबोट मैन्युफैक्चर होते हैं या फिर कैसे उनका आर्किटेक्चर होता है, वो किन-किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है? अगर बात करेंगे हम उनके सेंसर्स वगैरह की, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, दैट इज़ आईओटी। लेकिन जब हम रोबोट की बात करते हैं तो वहाँ पे यही सब आता है कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, उनका आर्किटेक्चर कैसा होता है। ठीक है? उसके बाद हम जाते हैं प्रोग्रामिंग पे कि रोबोट को प्रोग्राम कैसे करें, उनको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है? तो आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि इसमें रोबोटिक्स में अगर आप देखेंगे और तो इसमें कुछ मैनिपुलेटर्स भी आते हैं और एंड इफेक्टर करके भी चीज़ें होती हैं, वो भी आते हैं। तो अगर मैं देखूँ कि हम लेट्स से देखते हैं थोड़ा एक बेसिक के मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है? तो इसको अगर मैं एक जो डेफिनेशन होती है वो कुछ ऐसे होती है कि रोबोट मैनिपुलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल मैकेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल सेगमेंट्स दैट परफॉर्म्स टास्क बाय इंटरेक्टिंग विद इट्स एनवायरनमेंट। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जो भी हमारा रोबोट वर्क करेगा या फिर जो हमने अभी देखा जॉइंट लिंक्स या फिर रोबोट का आर्किटेक्चर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका, वो सब हम किससे कंट्रोल करते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली जो हम कंट्रोल करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैनिपुलेटर। एक ऐसा मैकेनिज़्म जो पूरी रोबोट की बॉडी को कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉनिकली, वो क्या होता है? मैनिपुलेटर। अ मैकेनिज़्म व्हिच कंट्रोल अ रोबोटिक बॉडी इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो क्या होता है? मैनिपुलेटर। हम मैनिपुलेटर्स में भी कितने टाइप के मैनिपुलेटर्स होते हैं, कैसे उनको इंस्टॉल करते हैं, ये भी पूरा एक अलग ही चैप्टर है। फिर पर हमें उतना रिक्वायर्ड नहीं है कि मैनिपुलेटर में कितने टाइप होते हैं, क्या कैसे, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे रिक्वायर्ड होता है, अभी हमें इतना नहीं है रिक्वायर्ड। ठीक है? तो मैनिपुलेटर के बाद ही एक सिमिलरली होता है एंड इफेक्टर होता है। ठीक है? और मैनिपुलेटर डिफाइन, चलिए देख ही लेते हैं फिर कितने टाइप के मैनिपुलेटर होते हैं, एक जल्दी मैं खत्म करता हूँ। तो आप ऐसे समझिए कि जब हम मैनिपुलेटर्स को डिफाइन करते हैं या फिर क्लासिफाई करते हैं, तो हम कुछ इस टाइप से करते हैं कि पहला आता है उसमें इट इज़ प्लेनर। ठीक है? तो प्लेनर मैनिपुलेटर होते हैं, स्फेरिकल मैनिपुलेटर होते हैं, स्पैटियल मैनिपुलेटर होता है। तो ये 3 टाइप के मैनिपुलेटर होते हैं, प्लेनर, स्फेरिकल, एक और होता है स्पैटियल। ठीक है? अब जो इसमें जो प्लेनर मैनिपुलेटर होता है, वो क्या करता है, जो हमारी मूविंग लिंक्स होती है, यानी जो चेन्स या फिर बेल्ट्स या फिर जो भी, जिससे भी हम उस रोबोट को कंट्रोल कर रहे हैं, वो एक प्लेन या फिर पैरेलल टू अनदर 1 2, यानी कि अगर हमें लिंक्स को हम कंट्रोल कर रहे हैं, अगर कोई मैकेनिज्म या फिर कोई मैकेनिज्म, कोई हम मैनिपुलेटर ही बोलते हैं, तो कोई अगर मैकेनिज्म 2 लिंक्स को कंट्रोल कर रहा है, वो 2 लिंक एक प्लेन में पैरेलली मूव कर रहे हैं, तो वो मैनिपुलेटर किस टाइप का मैनिपुलेटर हो गया? प्लानर। यानी कि एक ऐसा मैनिपुलेटर जो 2 लिंक्स को कंट्रोल कर रहा है और वो 2 लिंक्स कैसे मूव कर रहे हैं? पैरेलली, यानी कि एक लिंक ये है ए, एक लिंक ये है बी, और इन दोनों को कंट्रोल करने वाला मैनिपुलेटर क्या होगा? प्लेनर मैनिपुलेटर। बट उसमें एक कंडीशन है, ए और बी पैरेलल होने चाहिए। ए और बी क्या है? लिंक्स। ठीक है? लिंक्स अब जो भी हो, कोई भी लिंक हो सकती है, इसमें कोई इसमें कुछ भी हम ले सकते हैं। सिमिलरली स्फेरिकल में अगर आप बात करें, तो वही कि वर्ड ही डिफाइन कर रहा है कि इसमें जो स्फेरिकल मोशंस होते हैं, अगर वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है वो 180 डिग्री हो, 360 हो, तो वो सारा कंट्रोल करने के लिए जो मैनिपुलेटर यूज़ होता है, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मैनिपुलेटर। ठीक है? अगर कोई लिंक अगर मूव कर रही है या कोई जॉइंट है, जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं स्फेरिकली, तो उसके लिए अगर हम कोई मैकेनिज़्म बनाते हैं, तो वो मैनिपुलेटर होगी स्फेरिकल मैनिपुलेटर। ठीक है? अब इसमें जो नेक्स्ट है, वो है हमारे स्पैटियल मैनिपुलेटर। इसको
अगर मैं एक सिंपल समझाऊँ कि इसमें हम सारी लिंक्स को ना लें, एक अगर हम सिंपल एक लिंक की बात करें कि अगर पूरे रोबोट की लिंक्स को हम अलग रखते हैं, एक अगर हम सिंगल लिंक की बात करें, तो जो स्पैटियल मैनिपुलेटर होता है, तो वो क्या करता है कि at least one of the links of the mechanism possesses a general spatial motion. Spatial motion, let me show you the diagram. ठीक है, ये इससे देखिए इस ये। ठीक है, तो ये जो टाइप के मोशन होते हैं, ये आपने देखा भी होगा कि कई बार हम हमारे पास ऐसे ड्यूरिंग जेई तो हमारे पास क्वेश्चंस भी होते थे कि 2 पुलिस होती थी, फिर उनको कंट्रोल करते थे मोशंस को। तो आपने ये अभी देखा भी था कि जब हमने पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में बात की थी, तो वो किस टाइप का मोशन था? वो था स्पैटियल मोशन, ठीक है? तो ये आप समझिए कि अब ये वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ भी जा सकता है। अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे, पॉइंट ऊपर जाएगा, अगर हम ग्रीन को स्ट्रेच करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। तो ये टाइप के मोशन को हम रोबोटिक्स में बोलते हैं स्पैटियल मोशन, ठीक है? और इस मोशन को कंट्रोल करने के लिए जो हम मैकेनिज्म यूज करते हैं, उस मैनिपुलेटर को हम बोलते हैं स्पैटियल मैनिपुलेटर, ठीक है? तो इसमें आप बस इतना ही समझिए कि मैनिपुलेटर क्या होता है कि अगर हम कोई लिंक्स हैं, अगर वो मोशन को कंट्रोल करती हैं लिंक्स, और लिंक्स को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं मैनिपुलेटर, जो क्या होता है एक इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है? वो कितने टाइप के हो सकते हैं? या तो प्लेनर होगा, या स्फेरिकल होगा, या स्पैटियल होगा, ठीक है? नेक्स्ट, तो अगर हम बात करेंगे कि रोबोट्स को अगर एक और टाइप से भी क्लासिफाई करते हैं, आज हम कंप्लीट करेंगे पूरा अपना जो रोबोटिक्स का हार्डवेयर किस टाइप से हो सकता है, तो हम आज फिनिश ही करते हैं। तो एक और हम काइनेमेटिकली भी हम रोबोट की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि एक होता है ओपन लूप, सबको पता है ओपन लूप कैसा होता है, ठीक है? ऐसे ही ये तो अभी आपने पढ़ा ही, पैरेलल मैनिपुलेटर, ठीक। एक और होता है हाइब्रिड मैनिपुलेटर, ठीक है? तो ये क्या है? ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन किसके? काइनेमेटिक स्ट्रक्चर के, यानी कि उसके मूवमेंट के स्ट्रक्चर के, ठीक है? तो ये भी किसकी टाइप हो गए हमारे? ये हमारे मैनिपुलेटर के बाकी के क्लासिफिकेशन हो गए कि अगर हम मैनिपुलेटर्स को डिफाइन करें उनके काइनेमेटिक स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो या तो ओपन लूप होता है, यानी कि फ्री होता है वो 180 डिग्री घूमने के लिए, जैसे कि आपने जब आईओटी में देखा था, हमने सर्वो मोटर्स देखे थे, तो कुछ सर्वो मोटर्स होती हैं जो 180 डिग्री तक ही रिस्ट्रिक्ट होती हैं, बट कुछ सर्वो मोटर्स पूरा 360 डिग्री होती हैं, उनको हम बोलते हैं ओपन लूप, ठीक है? या फिर फ्री लूप भी बोलते हैं। तो उस टाइप के मैनिपुलेटर क्या हो गए? वो हमारे आते हैं ओपन लूप के अंदर। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट होता है पैरेलल, और ये होता है हाइब्रिड, जिसमें दोनों ही ये मिक्स होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं काइनेमेटिक स्ट्रक्चर भी हो गया, इस टाइप से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अभी हमारा रहता है, आई गेस आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है कि वो भी एक्सप्लेन करो। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोगों को पता है कि उसके भी हम देखें क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? एनीबडी, किसी को पता है? बोलिए। सबने पढ़ा होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, केमिस्ट्री में भी होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो अलग है, पर कह तो सकते ही हैं। किसी को पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? Various types of motion a body can attain. Example: rotational, vibrational, kinetic. हाँ हाँ हाँ, सॉरी, म्यूट, प्लीज रिपीट था।
ways of motion a body can attain. Example, करेक्ट। rotational, kinetic, vibrational. ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंपल यही वर्ड हम यूज करते हैं कि जो हमारे पास रोबोट का कोई एक पार्ट है वो या तो काइनेमेटिकली मूव कर सकता है, या वो रोटेट कर सकता है, या फिर आप बात करेंगे कि अगर हम डायरेक्शन वाइज देखेंगे तो एक्स वाई जेड ये तीन में है तो होती ही है। इसके लिए जो रोबोटिक्स में एक फॉर्मूला यूज होता है, हालांकि अगेन उतना हमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, पर फिर भी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है वो इस टाइप का होता है। उसमें होता है लेमडा एन माइनस वन माइनस सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to k लेमडा माइनस एफ आई। तो जो ये ईटा होता है, या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर हम ईटा से या फिर एन से डिफाइन करें, तो जिसमें ये एन होता है ये होता है नंबर ऑफ लिंक्स। ठीक है, एन क्या होता है? नंबर ऑफ लिंक्स। जस्ट अ मिनट, टू पुट इट ऑन चार्ज। ठीक है, तो ये एन क्या हुआ हमारा? ये एक जो फॉर्मूला होता है जिससे हम अगर किसी रोबोट का अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो अगर हमें उससे पता करना है, अगर हमारे पास ये डेटा गिवन है कि नंबर ऑफ लिंक्स इतनी है और बाकी डेटा इतना है, तो अगर हमें उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन करनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, तो हमने देखा कि एन हो गया हमारा नंबर ऑफ लिंक्स। ठीक है, अगर हम ये के की बात करें, के क्या होता है? के इक्वल्स टू नंबर ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिंक्स, नंबर ऑफ जॉइंट्स, वो तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं कि देख के, रोबोटिक्स जो हमारा बना है उसकी बॉडी को देख के। जो इसमें एफ आई होता है वो आप ये समझिए कि नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द ith जॉइंट। यानी कि अगर हम किसी एक जॉइंट की बात करेंगे, एक जॉइंट का अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो उसकी हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए कि वो कितने डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। अगर उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, 3 है, 2 है, तो उस हिसाब से फिर हम उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पता कर सकते हैं स्पेसिफिकली एक जॉइंट की। ठीक है, एंड जब हम, अगर मैं एक बताऊं कि प्लेनर जो हमने अभी पढ़ा था, प्लेनर के लिए अगर हम लैम्डा की बात करेंगे तो वो 3 होता है, कि जो हमारा लैम्डा होगा प्लेनर के लिए 3 होगा। और स्पेटियल जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा था उसके लिए जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो होती है 6। ठीक, तो इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है, फिर भी ये हमारे पास होता है एक फॉर्मूला कि अगर हमें स्पेसिफिकली किसी जॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम पता करनी हो तो वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद का ये फॉर्मूला था, इतना रिक्वायर्ड नहीं था, फिर भी आप इसको देख तो सकते हैं। आई गेस ये शायद हमें पढ़ाया भी जाता था जब हमें फिजिक्स में भी या फिर केमिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालता है। बट रोबोटिक्स में ये डिफाइन हो जाता है एक एक जॉइंट के लिए कि हर जॉइंट का अगर हमें कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट जितना भी हार्डवेयर हो सकता था रोबोटिक्स के आर्किटेक्चर का वो हमने आज कंप्लीट किया। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो हम आगे मास्टर्स लेवल पे ही देखते हैं, बट ये एक बेसिक है आइडिया कि रोबोटिक्स के कितने टाइप के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। अगर क्लासिफिकेशन हमें तो पता है तो फिर आर्किटेक्चर वो कैसे होता है, आर्किटेक्चर में भी जो जॉइंट और लिंक्स होते हैं उनके कितने टाइप होते हैं, मैनिपुलेटर्स के कितने टाइप होते हैं, मैनिपुलेटर कैसे काम करता है,
जॉइंट एंड लिंक्स कैसे काम करते हैं। ये कंप्लीट एक रोबोटिक्स के, अगर एक रोबोट आप बनाने चाहेंगे, कोई मशीन आपको बनाने चाहेंगे, तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो पता होनी चाहिए, वो हमने कवर कर ली इस लेक्चर में। अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे कि हमने एक बेसिक बॉडी तो बना ली, अब उस बॉडी को कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं कि अगर हमने पढ़ा था, जब हमने रोबोट के टाइप्स कल पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि ऑटोनोमस रोबोट्स होते हैं, सेमी ऑटोनोमस रोबोट्स होते हैं। तो उनके लिए जब हम प्रोग्राम करते हैं, यानी कि एक रोबोट को हम प्रोग्राम करते हैं एक टास्क करने के लिए, या फिर कोई मोशन को फॉलो करने के लिए, या फिर एक पाथ को नेविगेट करने के लिए, तो वहां पे हमें रिक्वायरमेंट होती है रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं रॉस की रिक्वायरमेंट होती है। रॉस क्या होता है? एक मिडलवेयर, ठीक है। रॉस क्या होता है? मिडलवेयर। आईओटी में भी मैंने बताया था जब हम पढ़ रहे थे कि मिडलवेयर क्या होते हैं, जो दो एप्लीकेशंस को, अगर हम कंप्यूटर्स में देखेंगे, कंप्यूटर्स में अगर दो एप्लीकेशंस हैं वो आपस में कंट्रोल कम्युनिकेट कर रही हैं, या फिर एक एप्लीकेशन कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रही है, तो उनके बीच में जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है वो होता है मिडलवेयर, ठीक है। तो ऐसे ही एक मिडलवेयर होता है रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम रॉस, जिसको हम सीखेंगे कि कैसे किस उसको हम यूज करते हैं, और कैसे उसके थ्रू हम रोबोट्स को कमांड दे सकते हैं, हम उनको प्रोग्राम कर सकते हैं। रॉस से पहले हमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि लिनक्स, लिनक्स को हम कैसे यूज करते हैं। फिर लिनक्स के बाद फिर हम रॉस का इंस्टॉलेशन देखेंगे कि रॉस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद फिर हम एक बार रॉस कंप्लीट कर लेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम नोड्स क्रिएट करते हैं, कि हम एक जगह से डेटा सेंड करते हैं दूसरी जगह रिसीव होता है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लास्ट हमारा होगा वो होगा गजीबो, कि जो भी हमने देखा होगा उसको हम सिमुलेट करेंगे, हम एक रोबोट सिमुलेट करके देखेंगे कि कैसे रोबोट सिमुलेट होता है, कैसे हम कमांड देते हैं, ठीक है। तो ये होने वाला हमारा नेक्स्ट अपकमिंग। आई होप कि मैं आप लोगों को बोल रहा था पहले भी कि लिनक्स रिक्वायर्ड होगा, तो ट्राई कीजिएगा कि ड्यूल बूट पे आप यूज़ करेंगे लिनक्स को। आपका इंस्टॉलेशन वीडियो जो होगी वो मैं आपको पहले ही कोई यूट्यूब की लिंक मैं खुद देखूंगा, फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा जो भी ठीक रहेगी। बट आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है कि अगर आप लिनक्स इंस्टॉल करके रखेंगे पहले से ही, तो हमारा काफ़ी टाइम बच जाएगा, क्योंकि लिनक्स इंस्टॉल करने में टाइम लगेगा आपको, डाउनलोड करने में भी, फिर उसको ड्यूल बूट बनाने में भी। और भी इसके अल्टरनेटिव्स में, अगर आपको विंडोज़ में ही चलाना है तो भी लिनक्स के आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको अलग से एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट प्रेफर करिएगा कि आप ड्यूअल बूट पे यूज़ करेंगे अपने पीसी को, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। अगर आपको आपको जब पता है कि बूट पे क्या होता है, कि जब हम पीसी को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे जो आपके कीज़ होते हैं, या तो किसी में F10 होता है, किसी में F2 होता है, तो वहाँ से जब बूट ऑप्शन आता है तो वहाँ पे हम स्विच कर सकते हैं कि हमें विंडोज़ में चाहिए या फिर लिनक्स में चाहिए। उसके लिए आपकी जो स्टोरेज होनी चाहिए, आई गेस 4 GB अराउंड आपका फ्री होना चाहिए सी ड्राइव में, उतना रखिएगा आप। बाकी आप उसमें फिर इंस्टॉल कर सकते हैं लिनक्स, और फिर आपको अगर काम करना है लिनक्स पे तो लिनक्स पे करिए, अगर आपको विंडोज़ पे करना है तो जब आप पीसी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, उसकी लिंक्स वगैरह मैं आज ही आपको सेंड कर दूंगा शाम तक, फिर आप वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। और कल क्लास से पहले आप उसको इंस्टॉल करके रखिएगा, क्योंकि कल जो भी हम देखेंगे वो सारा हम लिनक्स पे ही देखने वाले हैं। लिनक्स पे ही फिर हम एक और चीज़ देखेंगे कि लिनक्स के बेस्ड जितने भी हमारे पास होते हैं ओएस, जैसे कि आरपाई में हम यूज़ करते हैं, रेस्पियन यूज़ करते हैं, और भी होते हैं वो भी हम देखेंगे। और लिनक्स में आप जब डाउनलोड करेंगे तो कई लोग अलग अलग टाइप के भी कर सकते हैं, पर मैं बोलूँगा कि आप उबंटू ही इंस्टॉल करिएगा, क्योंकि उबंटू ही कंपेटेबल होता है रॉस के सबसे ज़्यादा, ठीक है। और भी लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, बट उनको प्रेफर ना करते हुए हम उबंटू पे ही काम करेंगे। तो ये हो गया इतना आज का हमारा। आज और 2 दिन हमने हार्डवेयर देख लिया और थोड़ा बेसिक समझ लिया रोबोटिक्स का कि क्या कैसे हो सकता है। अगर किसी को इसमें है कि सेंसर्स वगैरह भी थोड़ा देखना चाहिए, तो वो ऑलरेडी यूट्यूब पे हमने आईओटी में जो रखा था वो हमने रखा है वहाँ पे, आप वहाँ से गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आपको उसमें डाउट आते हैं तो फिर आप वो पूछ लीजिएगा। वो यूट्यूब लिंक भी जो न्यू हमारे रोबोटिक्स वाले हैं उनको मैं शेयर कर दूंगा, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको अभी कोई डाउट या कुछ और किसी को ऐड ऑन?
चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। ये पीपीटीज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक जो ड्राइव लिंक है वो आप उसको चेक करते रहिए, वहाँ पे मैं पीपीटीज अपलोड कर देता हूँ, और यूट्यूब लेक्चर भी आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है, वो अपलोड हो जाएंगे चैनल पे, देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर हम आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, और